नमस्ते क्लास 8 स्टूडेंट्स। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोचिए जरा, एक व्यापारी कंपनी जो सिर्फ मसाले और कपड़े खरीदने इंडिया आई थी, वो 1765 के आते आते हमारे देश की असली मास्टर कैसे बन गई। आज हम हिस्ट्री का एक बहुत ही जबरदस्त और क्रूशियल चैप्टर पढ़ने वाले हैं। प्लासी और बक्सर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जाल कैसे फैलाया, ये सब हम आज डिटेल में समझेंगे। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम इस जर्नी में क्या क्या कवर करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे राइज ऑफ ब्रिटिश पावर से, फिर देखेंगे अर्ली वॉर्स, उसके बाद सब्सिडियरी अलायंस, लेटर वॉर्स, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और आखिर में एग्जाम के लिए एक क्विक समरी। सेक्शन 1, राइज ऑफ ब्रिटिश पावर। देखिए, 1765 तक अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा को तो अपने कब्जे में ले लिया था, पर उनकी भूख अभी शांत नहीं हुई थी। साल 1770 में बंगाल में एक बहुत ही भयानक अकाल आया। लाखों लोग मारे गए, पर कंपनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उनका टेरिटरी का लालच बस बढ़ता ही जा रहा था। और इस दौर में एक सबसे अहम नाम सामने आता है, वॉरेन हेस्टिंग्स। साल 1772 में ये ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर बने और फिर अगले ही साल पहले गवर्नर जनरल बन गए। इन्हें ना इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर बिल्डर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बंगाल को पूरी तरह कंपनी के डायरेक्ट कंट्रोल में ले लिया था और नए सिविल और क्रिमिनल कोड्स भी बनवाए थे। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, अर्ली वॉर्स एंड ट्रीटीज। अब अंग्रेजों को लग रहा था कि सब कुछ आसान होगा, पर उन्हें हमारे भारतीय राजाओं से बहुत कड़ी टक्कर मिली। शुरुआत होती है मराठास से। उस वक्त नॉर्थ में मराठास की ताकत सबसे ज्यादा थी, पर 1772 में उनके काबिल पेशवा माधवराव फर्स्ट की डेथ हो गई और बस यहीं से पावर के लिए उनके अपनों के बीच ही स्ट्रगल शुरू हो गया। रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से मदद मांग ली और सच कहूं तो यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। इस वजह से फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर शुरू हो गई। ये वॉर लड़ी तो बहुत जोरों शोरों से गई, पर नतीजा कुछ नहीं निकला। आखिर में ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन हुई, जिससे अंग्रेजों को 20 साल के लिए शांति मिल गई। अब चलते हैं थोड़ा साउथ की तरफ, मैसूर। यहाँ के दो शक्तिशाली रूलर्स को ध्यान से देखिए, हैदर अली और उनके बहादुर बेटे टीपू सुल्तान। फर्स्ट मैसूर वॉर में हैदर अली ने ब्रिटिश फोर्सेस के छक्के छुड़ा दिए थे, उन्हें बुरी तरह हराया था। फिर 1780 में सेकेंड मैसूर वॉर शुरू हुई, लेकिन बीच वॉर में ही हैदर अली की डेथ हो गई। पर टीपू सुल्तान कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने वॉर को आगे बढ़ाया और आखिर में 1784 में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन करनी पड़ी, जहां दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए इलाके चुपचाप वापस कर दिए। फिर इंडिया आए लॉर्ड कॉर्नवालिस साल 1786 में। इन्होंने सोचा कि हम किसी के मामले में दखल नहीं देंगे, पर यह पॉलिसी ज्यादा दिन नहीं चल पाई। थर्ड मैसूर वॉर में उन्होंने टिप्पू सुल्तान को हराया और टिप्पू को मजबूरी में ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टम साइन करनी पड़ी, जिसमें उनका आधा राज्य चला गया। पर 1799 की फोर्थ मैसूर वॉर की कहानी अलग है। टिप्पू सुल्तान ने अंग्रेजों के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया। उनका मानना था कि घुट घुट कर जीने से अच्छा है एक सोल्जर की तरह मरना, और अपनी राजधानी सेरिंगापट्टम को बचाते हुए वो शहीद हो गए। सेक्शन 3, द सब्सिडियरी अलायंस। देखिए, अब अंग्रेजों को समझ आने लगा था कि डायरेक्ट तलवार से लड़ने में बहुत नुकसान है, तो उन्होंने दिमाग और डिप्लोमेसी का खतरनाक खेल शुरू किया। ये नया दिमाग लगाने वाले थे लॉर्ड वेलेस्ली। ये 1798 में गवर्नर जनरल बनकर आए थे। इन्होंने सोचा, यार बार बार वॉर करने की क्या जरूरत है जब हम उन्हें अपने पॉलिटिकल जाल में ही फंसा सकते हैं। उनका मकसद था बिना लड़े इंडियन स्टेट्स पर अपना कंट्रोल बनाना। तो चलिए ठीक से समझते हैं ये सब्सिडियरी अलायंस आखिर था क्या। एग्जाम के लिए ये एक सुपरस्टार टॉपिक है। बेसिक टर्म्स में ये एक ऐसा सिस्टम था जिसके जरिए ब्रिटिशर्स किसी भी इंडियन स्टेट को ऑफिशियली एनेक्स किए बिना या उस पर अटैक किए बिना ही उसके सारे अफेयर्स कंट्रोल करने लगते थे। देखने में लगता था प्रोटेक्शन दे रहे हैं, पर असल में ये एक बहुत बड़ा धोखा था। इसके कंडीशंस ध्यान से सुनिए, आपको खुद समझ आ जाएगा। जो भी राजा इस अलायंस को मानता, उसे अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट यानी एक अंग्रेज अधिकारी को रखना पड़ता था। वो राजा किसी और यूरोपियन को जॉब पर नहीं रख सकता था और ना ही पड़ोसी राजाओं से बिना पूछे दोस्ती कर सकता था। एक तरह से उसने अपनी आज़ादी ही खो दी। और सबसे बड़ी बात, उस राजा को अपने खर्चे पर अंग्रेजों की फौज को अपने राज्य में रखना पड़ता था। यह खर्चा इतना ज्यादा था कि राजा कंगाल हो जाते थे। आगे आते हैं सेक्शन 4 पर, लेटर वॉर्स एंड एनेक्सेशंस। अब 19th सेंचुरी शुरू हो चुकी थी। साउथ और सेंट्रल इंडिया में अपना दबदबा बनाने के बाद अब अंग्रेजों की नज़र देश के नॉर्थ और ईस्टर्न बॉर्डर्स पर थी, जहां उनका सामना सिख्स और गुरखास की ताकत से होना था। पंजाब में थे शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह।
बहुत ही शक्तिशाली रूलर थे। अंग्रेज बहुत चालाक थे, उन्हें पता था कि रंजीत सिंह जी से उलझना आग से खेलने जैसा है। इसलिए उन्होंने समझदारी दिखाई और 1809 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन कर ली, जो कि एक परपेचुअल फ्रेंडशिप यानी हमेशा की दोस्ती का वादा था। जब तक महाराजा जिंदा रहे, अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई पंजाब की तरफ देखने की। पर बाकी इलाकों में वो लगातार आगे बढ़ रहे थे। 1814 से 1816 के बीच उन्होंने बहादुर गुरखास के साथ नेपाल वॉर लड़ी और ट्रीटी ऑफ सगोली साइन की। फिर 1817 से 18 में रूथलेसली पिंडारीज को खत्म कर दिया। 1843 आते आते सिंध पर कब्जा हो गया और आखिर में जब महाराजा रंजीत सिंह नहीं रहे और उनका स्टेट थोड़ा कमज़ोर पड़ा, तब अंग्रेज़ों ने मौका देखकर सेकेंड एंग्लो सिख वॉर लड़ी। इसमें उन्हें भारी नुकसान हुआ, पर 1849 में उन्होंने पंजाब को भी एम्पायर में मिला ही लिया। सेक्शन 5 द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब एंट्री होती है इस चैप्टर की सबसे चर्चा वाली और खतरनाक पॉलिसी की। इसे लाया था नए गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने। इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। इस रूल के मुताबिक अगर किसी प्रोटेक्टेड स्टेट के राजा की डेथ हो जाती है और उनका कोई अपना सगा बेटा नहीं है, यानी नो नेचुरल एयर, तो उनका राज्य ऑटोमैटिकली अंग्रेजों का हो जाएगा। हमारे यहाँ सदियों से चली आ रही गोद लेने की परंपरा को उन्होंने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। अडॉप्शन अलाउड ही नहीं था। और इस एक सिंगल पेपर रूल की वजह से ब्रिटिशर्स ने कितने ही स्टेट्स को लीगली हरा लिया। 1848 में सताला अनेक्स किया गया, 1853 में झांसी, जिसकी कहानी आपने खूब लड़ी मर्दानी वाली कविताओं में जरूर सुनी होगी, 1854 में नागपुर चला गया, और जब 1856 में उन्होंने बिना किसी लॉजिक के औद पर कब्जा किया तो पूरे देश में एक ऐसी आग फैली जिसने लोगों के दिलों में भारी गुस्सा भर दिया। पर हिस्ट्री को बैलेंस तरीके से देखना चाहिए। डलहौजी के टाइम पे कुछ बदलाव भी आए जिसने मॉडर्न इंडिया का फाउंडेशन रखा। उन्होंने PWD यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट शुरू किया। 1853 में इंडिया की पहली ट्रेन बॉम्बे से थाने के बीच उन्हीं के टाइम चली थी। मॉडर्न पोस्ट और टेलीग्राफ आए, और एक सबसे अच्छा सामाजिक बदलाव जो हुआ वो था 1856 का विडो रीमैरिज एक्ट। अब इस कहानी के एंड में आकर मैं चाहता हूं आप अपना दिमाग लगाएं, सोचें। हमारे पास इतनी बड़ी फौजें थी, शक्तिशाली राजा थे, ब्रेव वॉरियर्स थे, फिर एक मामूली सी ट्रेडिंग कंपनी ने पूरे देश पर राज कैसे कर लिया? इसके कुछ सीधे कॉजेज हैं जो आपके एग्जाम और अंडरस्टैंडिंग दोनों के लिए जरूरी हैं। पहला, हमारे ही राजा आपस में पावर और टेरिटरी के लिए लड़ रहे थे। दूसरा, ब्रिटिश आर्मी और उनके ऑफिसर्स एकदम यूनाइटेड थे। तीसरा, उनकी फेमस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी काम कर गई। और चौथा, इंडियंस के पास पूरे देश के लिए कोई एक स्टेबल पॉलिटिकल ऑर्डर या स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पावर नहीं थी। इस आपसी फूट ने अंग्रेजों को एक एक करके सबको हराने का सुनहरा मौका दे दिया। आखिरी सेक्शन, समरी और फाइनल रिकैप। तो क्लास, अभी हमने डेट्स, ट्रीटीज और वॉर्स की लंबी लिस्ट कवर की। चलिए इन्हें क्विक टाइमलाइन में लॉक कर लेते हैं ताकि एग्जाम टाइम में कोई टेंशन न हो। हमेशा सीक्वेंस याद रखिएगा। शुरुआत में आए कॉर्नवालिस और शॉ, जिन्होंने नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी अपनाई। उसके बाद मास्टरमाइंड वेल्सली ने अपना जाल बिछाकर सब्सिडियरी अलायंस लाया। फिर आए डलहौजी और उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत बचे हुए स्टेट्स पर कब्जा जमा लिया। इन चालाकी भरे पॉलिसी से उन्होंने मराठास, माइसॉर्स, सिख्स और गुरखास जैसे तगड़े राइवल्स को हराकर पूरे इंडिया को अपने अधिकार में ले लिया। जाने से पहले मैं आपके दिमाग में एक छोटा सा पर बहुत डीप सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। इन सभी ट्रीटीज और वॉर्स के धोखे देखने के बाद क्या आपको लगता है कि अगर हमारे इंडियन रूलर्स अपने आपसी झगड़े भूलकर एक साथ मिलकर अंग्रेजों का सामना करते तो क्या आज हमारी हिस्ट्री कुछ और ही होती? आराम से सोचिए इस बारे में। आज के इस एक्सप्लेनर के लिए बस इतना ही। चैप्टर को मस्त तरीके से रिवाइज करते रहिए और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में। कीप लर्निंग।